हाँ, तो देखो इम्यूनिटी 2 तरह की होती है, एक इनेट एक एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मतलब वही कि जैसे कोई मतलब कोई डिजीज़ वगैरह कोई बैक्टीरिया कोई वायरस काटा तो वो तो फिर उसके लिए फिर अगली बार आता है, पहले जब एक बार काट लेता है तो मेमोरी बना लेता है, फिर अगली बार आता है तो आसानी से हैंडल हो जाता है। तो एक्वायर्ड मतलब साथ से वो केवल वो नहीं, और भी बहुत तरह का एक्वायर्ड वगैरह में आएगा, जैसे कहीं से अगर और भी बहुत तरह का आएगा। मतलब अभी इतना ही समझो कि लगभग जो एक्वायर करती हैं या तो मतलब कि नेचुरली जैसे कहीं काटा तो एक्वायर किए, या तो फिर इस कोरोना का वैक्सीन लगा जैसे मतलब कि एक्वायर किया जाता है। और इनेट मतलब कि जो कि मतलब जेनेटिकली ही मतलब कि जेनेटिक्सली ही हो मतलब कि पहले से ही फैमिलियर जेनेटिक। और ये देखो ये मतलब ये जेनेटिकली होता है, जैसे मान लो स्किन हो गया तो स्किन भी एक तरह की इम्यूनिटी ही हुई, क्योंकि वो भी बैक्टीरिया वगैरह से सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है। मान लो लार हो गया तो वो भी इम्यूनिटी हुई, क्योंकि वो भी प्रोवाइड कर रहा है सेफ्टी। HCl हो गई वो तो बैक्टीरिया वगैरह को मार रहा है, तो वो सब भी इम्यूनिटी में ही आएगा जो प्रोवाइड कर रहा है इम्यूनिटी। और ये सब नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक कहने का मतलब होता है कि मतलब कि कोई भी आए, मतलब कि हर सब के लिए एक ही तरह का एंटीजन। अगर बैक्टीरिया वायरस किसी भी तरह का आता है, सबके लिए एक ही तरह का एंटीजन होगा। यानी दादा है नाना है काका है सबके लिए केवल समोसा ही होगा। ये नहीं कि नानी के अकॉर्डिंग उसका फेवरेट डिश आ रहा है तो उनका वो बनेगा, दादा आ रहे तो उनका फेवरेट नहीं, सबके लिए समोसा ही बनेगा। तो ऐसे ही कोई भी बैक्टीरिया वायरस आए केवल वही एंटीजन से सेम ही होगा, क्योंकि ऑब्वियसली मान लो HCl है पेट में तो दूसरा बैक्टीरिया आएगा तो HCl से कुछ और नहीं बन जाएगा, ऐसा भी कुछ। तो देखो फिजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, ऐसे ही मतलब 4 तरह का हम बैरियर पढ़ेंगे इस नेट वाले में, जो पहले से ही इम्यूनिटी होती है तो उसमें ये 4 तरह के बैक्टीरिया मतलब कि बैरियर्स पढ़े। तो देखो पहला फिजियोलॉजिकल बैरियर पढ़ती है, तो देखो हमारी स्किन भी एक तरह से इन्फेक्शन ना हो घुसे बैक्टीरिया, तो वो भी बैरियर का ही प्रोवाइड कर रहा है। यूपीओसी और म्यूकस की कोटिंग वगैरह हो गया, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, गैस्ट्रोलिनियर ट्रैक्ट और यूरेंशियल ट्रैक्ट में, ये सब। हाँ तो देखो इस सब का मतलब हुआ ट्रैक्ट कहने का मतलब है कि मतलब कि ओपनिंग जो है बाहर के सरफेस से कनेक्टेड है, जैसे ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी नाक भी बाहर के इन्वायरमेंट से ओपनड है, कनेक्टेड है। और गैस्ट्रोलिनियर ट्रैक्ट यानी कि मुंह भी बाहर के इन्वायरमेंट से ओपन है, कनेक्टेड है। और यूरोजेनाइटल जेनाइटल मतलब वही मेन ऑर्गन का सिस्टम, उधर का यूरेथ्रा हो गया, चाइना हो गया, वो सब भी बाहर के इन्वायरमेंट से कनेक्टेड है, तो ये भी उसी में आएगा। अब इस सब में से बैक्टीरिया अंदर जा सकता है, तो ये हो गया। लेकिन हम क्योंकि इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो बैक्टीरिया को तो नहीं घुसने देना है ना अंदर, तो ये कहाँ से वो हुआ। उल्टा कहना यह चाहिए कि यहाँ से बैक्टीरिया बाहर शरीर के अंदर से बैक्टीरिया मुंह सबसे बाहर जा सकता है, इसलिए इम्यूनिटी प्रोवाइड किया। लेकिन यहाँ पे उल्टा छोड़ो, जो भी हो बस है। तो ये सब हो गए, एपिथेलियल लाइनिंग वगैरह भी हो गई, ये कि क्योंकि स्किन के अंदर वो एपिथेलियल लाइनिंग छोड़ो जो भी हो, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रेरित करते हैं। तो देखो ये सब फिजिकल चीज़ें थी, फिजिकल्स थी जो फिजिकली हमें बैरियर प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन अब हम फिजियोलॉजिकल यानी कि कुछ फ्लूइड्स हो गया, कुछ कि बॉडी के अंदर कुछ ऐसे एसिड्स वगैरह हो गए, फ्लूइड सिक्रेशन वगैरह बन रहे हैं जो कि फिजियोलॉजिकल। देखो एसिड्स फिजियोलॉजिकल, फ्लूइड्स ये सब फिजियोलॉजिकल है, फिजियोलॉजी में मदद करती है। तो इस तरीके से वो सब बैरियर्स है। तो देखो इसमें स्टोमक में एसिड रिलीज होता है, जिससे कि स्टोमक में बैक्टीरिया वायरस जाएंगे तो मर जाएंगे, तो प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड कर रहे हैं इम्यूनिटी या बैरियर जो भी बोलो। और मुंह में सलाइवा होता है जिसमें लाइसोसोम होता है जो कि बैक्टीरिया वायरस को मारता है, यानी कि एंटी बैक्टीरियल हुआ बैक्टीरिया के खिलाफ। और इनफैक्ट टीयर्स आंसू में भी लाइसोसोम होता है वही चीज़ की। मतलब इस तरीके से ये सब भी बैरियर्स प्रोवाइड कर रहे हैं वायरस बैक्टीरिया वगैरह को मारने में।
हाँ, तो अगर आप देखो सेलुलर सेल्स हमें बैक्टीरिया पार्ट, जैसे कि तुम WBC, ल्यूकोसाइट्स वो सब पढ़े हो ना, तो वही सब सेल्स की बात हो रही है यहाँ पे। ये स्किन की सेल, लीवर का सेल, वो सब नहीं नहीं, वो सब जो ब्लड के अंदर जो शायद से उन्हीं सब की बात हो रही है, वो सब बैक्टीरिया बात कर। देखो फैगल, देखो यार एनर्जी बहुत डाउन हो गई, सुबह से पढ़े ही जा रहा हूँ, वीडियो भी बनाए जा रहा हूँ, इसलिए अब ज़्यादा करूँगा नहीं, ख़त्म करता हूँ जल्दी जल्दी, जितना जितना ऊपर ऊपर दिमाग में जल्दी जल्दी सुना के ख़त्म करता हूँ, नहीं तो ये भी नहीं बन पाएगा। इसलिए मतलब यही है कि सेलुलर फैगोसिटिक है और ये डिस्ट्रॉय करता है माइक्रोव को। देखिए अब जो ऊपर से कुछ बता रहा हूँ, देखो ल्यूकोसाइट्स, जैसा कि वो सेल्स बोले थे इम्यूनिटी वाले, वही इस वाले सेल्स जो कि ब्लड के अंदर होते हैं। WBC जो है वही 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 और अबे यार न्यूट्रोफिल, देखो न्यूट्रोफिल पर वही वाला जब होगा उसी में कहीं और इसी को PNL भी बोल देते हैं, PNL न्यूट्रोफाइल पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर। ये पहला हो गया न्यूट्रोफिल, दूसरा हो गया मैक्रोफेजेस जो कि लिम्फोसाइट से प्रोवाइड करता है मैक्रोफेजेस, और तीसरा हो गया मोनोकाइट्स, और चौथा जो है ये नेचुरल किलर्स जो लिखा है इधर पे, वो चौथा नेचुरल किलर्स। यही सब सेल्स हैं जो कि इम्यूनिटी को प्रोवाइड करते हैं, मारते हैं। जैसे न्यूट्रोफिल आ गया, ये WBC ब्लड के अंदर होता है, मारता है। ल्यूकोसाइट उसमें लिम्फोसाइट होगा, मैक्रोफेज भी कहीं होगा जो कि मारेगा, मोनोसाइट भी होगा, नेचुरल किलर वो भी अलग, मतलब वही सब चीज़ें हैं जो कि मारेगा सेल। अब देखो चौथा है साइटोकाइनिन बैक्टीरिया। इसमें देखो क्या होता है, ये दोनों दोस्ती यारी यानी रिश्तेदारी बहुत अच्छे से निभाते हैं, एक दूसरे को नुकसान ना पहुँचे इसके लिए जान दे देते हैं, और देने से भी पहले उसको अलर्ट करके जाते हैं कि खतरा आ रहा है। ये दोनों चीज़ें जान भी देते हैं शायद से, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये अलर्ट दे देते हैं कि हाँ खतरा आ चुका है। तो देखो जैसे ABC सेल्स है और मान लो ए पे वायरस अटैक किया, तो ये सबसे पहले तो खुद को मार देगा ताकि वो लोग भी ना मर जाए उसके चक्कर में। लेकिन ये प्रॉपर्टी नहीं है साइटोकाइनिन की, साइटोकाइनिन की ये दूसरी वाली प्रॉपर्टी है, तो अपने आप मार रहा है वो दूसरी ये वाली शायद से प्रॉपर्टी है कि ये क्योंकि इन्फेक्टेड मतलब वायरस कर दिया, इन्फेक्टेड हो गया है तो मतलब मर तो जाएगा, लेकिन उस मरने के साथ, लेकिन वो मरने की प्रोबेबिलिटी नहीं है साइटोकाइनिन। ये दूसरी है कि एंटीवायरल प्रोटीन रिलीज करेगा, ये साइटोकाइनिन है, जो कि इसका काम यही है कि ये इसको संदेश दे देगा कि हाँ वायरस का अटैक हुआ है, सावधान हो जाओ। तो ये जो अटैक कराने का संदेश देगा ये है साइटोकाइनिन, जो कि होगा एंटीवायरल प्रोटीन के द्वारा। तो यही है कि इन्फेक्टेड सेल्स नॉन इन्फेक्टेड सेल तक वार्निंग रिलीज करता है ताकि उस तक वाला ना पड़ जाए, यही है साइटोकाइनिन, ये चौथा वाला जो भी था। और इसी को एंटीवायरल प्रोटीन जो रिलीज करता है संदेश देता है, तो इसी को इंटरफेरोस भी बोल देते हैं। तो देखो अब एक्वायर्ड इम्यूनिटीज है, जैसे कोई अगर वायरस और अटैक किया तो सबसे पहले तो उसको पहली बार बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा मारने के लिए, लेकिन अब दूसरी बार आएगा तो क्योंकि वो मेमोरी बन गई है कि किस लिम्फोसाइट से वो मरेगा, तो वो आराम से अगली बार मर जाएगा। तो वही है, तो देखो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स है जिन्हें ध्यान। सबसे पहला कि ये स्पेसिफिक है, पैथोजन स्पेसिफिक, यानी कि स्पेसिफिक वायरस के लिए, स्पेसिफिक बैक्टीरिया के लिए, स्पेसिफिक बैक्टीरिया जिसकी ज़रूरत है जिसे मारने के लिए, इतना स्पेसिफिकली ये होता है। जैसे अगर बैक्टीरिया आया तो अब जिस भी तरह का उसमें भी बैक्टीरिया आया, उस तरह का लिम्फोसाइट या तो उसे मारने के लिए रिलीज होगा। वायरस में भी उसी तरीके से, फंजाई में भी जिस तरह का है उस तरह के, यानी कि हर एक पर्टिकुलर के लिए अलग अलग स्पेसिफिक डिसाइड है। और दूसरा कि अगर एक बार अटैक हुआ तो आप किस लिम्फोसाइट से किस चीज़ से मारना है वो अब पता चल गया, तो दूसरी बार आएगा तो क्योंकि वो मेमोरी बन चुकी है, इसलिए दूसरी बार जल्दी से मार के भगा दिया जाएगा, कुछ नहीं, इतना नहीं दूसरी प्रॉब्लम होगी। तो देखो जैसे कि अब मेमोरी में भी अब पहली बार आया तो प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा, यानी पहली बार वाले में ज़्यादा बैक्टीरिया असर डाल पड़ेगा क्योंकि हमारी भी उसकी तैयारी मेमोरी नहीं बनी हुई है। लेकिन सेकेंडरी बार वाला में क्योंकि ये पहली बार आ चुका था, मतलब कि अब लिम्फोसाइट को पता है किससे मारना है, तो देखो उसी का ग्राफ भी बना है कि प्राइमरी वाले में मतलब ज़्यादा लो इंटेंसिटी का हमारा इम्यून सिस्टम वार कर पाया, ज़्यादा नहीं मतलब कि अच्छे से नहीं कर पाया, लो इंटेंसिटी था। लेकिन दूसरी बार क्योंकि पता था कि वो बैक्टीरिया कैसे मारेगा, इसलिए दूसरी बार सेकेंडरी में आएगा तो बहुत ज़्यादा
अच्छे से उसकी धुलाई करेगा, क्योंकि तुम्हें उसके पता है कि किस वार से मारना है उसे, तो वो हाई इंटेंसिटी का होगा सेकेंडरी वाला। और तो देखो जैसा कि प्राइमरी है तो प्राइमरी वाले में IgM से मारा जाता है, तो सेकेंडरी में IgG एंटीबॉडी से मारा जाता है, मतलब एंटीजन नहीं एंटीबॉडी है, पता नहीं क्या इतना कंफ्यूजिंग, एंटीबॉडी एंटीबॉडी। और इसको ट्रिक क्या है याद करने का, महात्मा गांधी MG प्राइमरी एम पहले आता है क्योंकि सेकेंडरी क्योंकि जी बाद में आता है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले सब बोल ही दिए हैं। अबे हट बे कि पहला जो है स्पेसिफिसिटी की मतलब कि बैक्टीरिया की होगी उसमें मैंने जो बच्चे बोला हूँ, और दूसरा मेमोरी ये दो बता ही दिया हूँ। और डाइवर्सिटी मतलब कहने का मतलब ये कि बैक्टीरिया आएगा तो उसके लिए मतलब पहचान जाएगा, बैक्टीरिया के लिए अलग, वायरस के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग ऐसे। और तीसरा कि सेल्फ और नॉन सेल्फ में पहचानता है कि कौन सा अपना सेल है जिसको नहीं मारना है और कौन सा दूसरा बाहर से सेल आया है उसे मारना है। हाँ, तो देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो तरह की होती है, एक ह्यूमोरल और एक सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। देखो ह्यूमोरल का मतलब होता है फ्लूइड, ह्यूमर इज इक्वल टू फ्लूइड। तो देखो हमारा जैसा ब्लड वेसल्स होता है तो उसमें ब्लड वगैरह बहता है, तो उस ब्लड में कुछ तो बह रहा है जो हमें मतलब कि इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो वो एंटीबॉडी बह रहा है, एंटीबॉडी बह रहा है हमारे ब्लड के अंदर, एंटीबॉडी बह रहा है जो कि है बी लिम्फोसाइट। अभी यार लिखा नहीं दे मतलब लिखेंगे अभी, मतलब कि बी लिम्फोसाइट है। तो और पूछा जाएगा ह्यूमरल में कौन सा है तो बी लिम्फोसाइट। तो समझो पहले कि यहाँ ये ह्यूमोर मतलब फ्लूइड यानी हमारे ब्लड में कुछ बह रहा है, एंटीबॉडी है जो कि बी लिम्फोसाइट। तो देखो अब सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स वाले में देखो ये मतलब कि सेल से रिलेटेड। अबे यार तो ये इम्यूनिटी कुछ सर्टन सेल, देखो सेल नाम है तो सेल कुछ सर्टन सेल से ही प्रोवाइड होगी जो कि है टी लिम्फोसाइट। और इसमें भी टी लिम्फोसाइट मेडिएटेड सेमाई तीन चार तरह का होता है, एक टी हेल्पर सेल्स, टी किलर सेल्स, टी सप्रेसिव सेल्स, टी मेमोरी सेल्स, जिसमें से भी केवल दो याद कर लो, टी हेल्पर और किलर जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखो ये जितने भी टी सेल्स हैं ये सब ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट यानी कि जैसे कि मान लो कोई भी ऑर्गन किसी और का किसी और में ट्रांसपोर्ट होगा, मान लो लीवर होगा, तो वो इम्यून सिस्टम के लिए अनजान है, इसलिए उस पर अटैक करके उसे ख़त्म करने की कोशिश करेगा, इसीलिए उसे कुछ टेम्पररी समय के लिए मतलब इम्यून सिस्टम को सुला दिया जाए ताकि बॉडी एडजस्ट कर जाए उसके अकॉर्डिंग। तो उसे कुछ समय के लिए सप्रेसिव करने के लिए इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स देते हैं ताकि ये टी मतलब कि सेल्स। तो ये देखो वो जो सप्रेसिव तो इम्यूनिटी में भी किसको जाके सप्रेस करते हैं, यहाँ से वो सीखने वाली चीज़ है, ये टी सेल्स को सप्रेस करती हैं। जैसा कि वो बायोलॉजिकल वेलफेयर का जो चैप्टर है उसमें पढ़े हो, तो वो टी सेल्स को जाके सप्रेस करते हैं, इन्हीं पूरी इम्यूनिटी को नहीं सप्रेस करती हैं, तो पूरी इम्यूनिटी को कर देगा तो फिर बैक्टीरिया के कांटेक्ट में हमेशा बॉडी रहती ही है तो तुरंत बैक्टीरिया उसी से मर जाएगा, नहीं केवल इस पार्ट को करती। छोड़ ज़्यादा ज्ञान नहीं फालतू। तो वही है कि जैसे ब्लड ग्रुप मैच करने के बाद टिश्यू जब मैच हो जाता है तब ट्रांसप्लांट कराती है, क्योंकि जब मैच होगा तभी ट्रांसप्लांट होगा, तो इम्यूनिटी सप्रेसिव ड्रग्स देते हैं। अब देखो अब एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है। देखो एंटीबॉडी ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, देखो क्योंकि प्रोटीन का बना होता है इसलिए अमाइनो एसिड्स होंगे, और अमाइनो एसिड्स होंगे मतलब NH3 यानी कि N पार्ट होगा और COH एसिड यानी कि C पार्ट होगा। तो देखो है भी इसमें, देखो जैसा कि देख सकते हो ये N पार्ट और इधर से ये C पार्ट्स, और इसमें से दो लॉन्ग चेन यानी दो ठो लॉन्ग, ये दोनों लॉन्ग और दो ठो शॉर्ट जो मिल के चार है, और दो लॉन्ग उसमें दो शॉर्ट, मतलब लॉन्ग नहीं इसको टेक्निकल बोलेंगे, दो हेवी चेन और एक लाइट चेन। और ये एन और सी कहाँ से आए, देखो एमाइनो एसिड्स के हैं तो एमाइनो एसिड से ही जोड़ के मिल। अब देखो इसमें जो है तो इस एंटीबॉडी का हाफ पोर्शन बन देखो, यानी इतना हाफ पोर्शन देखो, तो ये वाला पार्ट जो है हाफ पोर्शन वो वेरिएबल है, यानी कि ये
यानी कि वेरिएबल है, मतलब जो कि इसका तो फ्रैगमेंट्स जॉइनिंग विथ एंटी बॉडी, यानी कि एफिबिक मतलब फ्रैगमेंट जॉइनिंग विथ एंटी बॉडी, यानी कि यही वाला फ्रैगमेंट, यही वाला पार्ट है जिससे कि एंटी बॉडी जाके जुड़ेगा। और ये चीज़ हमें अभी नहीं समझ आया है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। और इसका बाइंडिंग साइट कहाँ है? देखो बाइंडिंग साइट ये है, ये जो ग्रीन ग्रीन देख रहे हो, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है, यानी कि ये जो एंटीबॉडी है वो जाके बाइंड करेगा इस एंटीजन बाइंडिंग साइट से। तो अगर यही एंटीजन है तो ये वाला थोड़ी बाइंड करेगा, यहीं पे खुद ही से बाइंड करेगा क्या? मान लो अगर ये नहीं भी अगर यही वाला बाइंड करेगा तो इसमें कैसे बाइंड करेगा? क्या इसका मुँह जाके इसमें फंसेगा, इसका मुँह जाके इसमें फंसेगा? किस तरह से बाइंड करेगा? कुछ समझ नहीं आ रहा। और इसी चीज़ को पैराटॉप भी बोलते हैं। ये वाला हिस्सा जो है एंटीजन जो बाइंडिंग साइड है जहाँ से एंटीबॉडी जुड़ेगा, इसी को पैराटॉप भी बोलते हैं, दोनों साइड का। हाँ मतलब पैराटॉप। देखो समझ आ गया, समझ आ गया, समझ गया। यहाँ पे ये फ्रेगमेंट बाइंडिंग और एंटीबॉडी लिखा है, यानी ये खुद ही एंटीबॉडी है जो कि बाइंड कर, यानी कि ये नहीं बाइंड करेगा जो तुम बोल रहे थे इसमें इसमें फंसेगा, वो नहीं फंसेगा। देखिए ये पहली बार में ना समझ आएगा और वीडियो बनाने यही मतलब होता है, कल बता दें ये नहीं बांटेगा क्योंकि ये एंटीबॉडी है और यहाँ पे ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है, एंटीबॉडी नहीं। एंटीजन मतलब जो एंटीजन यानी बैक्टीरिया वायरस वो एंटीजन है, वो आएंगे तो मतलब यहाँ पे बाइंड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे उनका चिपकने का तरह मैग्नेट का साइट है साइड से, समझ गए होंगे। ये एंटीबॉडी साइड एंटीजन वो आके जुड़ेंगे एंटीबॉडी। तो मान लो बैक्टीरिया आया यानी एंटीजन अब बाइंडिंग साइट से बाइंड हो जाएगा तो वो वाला पार्ट जो कि चिपका है जुड़ा है, तो वो वाला पार्ट जो बैक्टीरिया इस साइड से एंटीजन बाइंडिंग साइड से जो चिपका है जो जो रसी, उस पूरे सेगमेंट को एपिटोप बोलते हैं। तो एपिटोप जो है एंटीजन का हिस्सा होता है, पैराटॉप जो है एंटीबॉडी का हिस्सा होता है। और पैराटॉप जाके जुड़ता है एंटीजन, मतलब साला बहन जो पूरा कंफ्यूजिंग है। फिर से इसको देखना, इस पूरे पार्ट को ही फिर से देखना, कुछ नहीं समझ आया। मतलब पैराटॉप एंटीजन से नहीं जुड़ता, मतलब गलत बोल दिया। एपिटोप पैराटॉप पे जुड़ता है और ये नहीं समझ आया एपिटोप पैराटॉप। तो एक क्लासिक एंटीजन में कितने पैराटॉप होते हैं, यानी कितने पैराटॉप है? देखो एक तो ये पैराटॉप हो गया और एक इधर का पैराटॉप हो गया, तो केवल 2 पैराटॉप हुआ। तो वही 2 पैराटॉप और ये वाला पार्ट जो है ये वाला कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये वाला नहीं चेंज होगा। ये ऊपर का बैक्टीरिया आ रहा है, ये सब चेंज हो रहा है, नीचे वाला नहीं। और देखो इस एंटीजन बॉडी को बनाने के लिए 2 हेवी चेन और 2 लाइट चेन 2L2, एक थोड़ा मतलब देखिए 2L2 मतलब 2 हेवी चेन और 2 लाइट चेन लगे हैं। और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से बना है, हर जगह डाइसल्फाइड। देखो 1 2 3 4 5, 5 इधर है तो 5 इधर भी होगा, और 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 5 इधर 5 इधर और 6 इधर, तो हो गया पूरा 16 ठो डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो देखो ये तो एक तरह का एंटीबॉडी होता है, डिपेंड अपॉन ये कांस्टेंट, यानी कि फ्रेगमेंट। यार ये साला बार फिर से देखो यार सुन रहा हूँ, मतलब ये एफसी फ्रेगमेंट के हिसाब से 5 तरह की एंटीबॉडीज़ बनेंगी। देखो ये कांस्टेंट है तो इसके हिसाब से कैसे बनेंगी, इसके चेंज वेरिएबल के हिसाब से बननी चाहिए। छोड़ो जो भी हो, कुछ कुछ तो समझ आ ही गया। कोशिश करते करते जो बोले थे अभी गलत था कि कुछ भी नहीं समझा, काफ़ी कुछ आ गया, बस कुछ कुछ बचा रह गया। अब देखो वो 5 तरह का ये है इम्यूनोग्लोबिन साइजिन का फुल फॉर्म ऐसा ही कुछ है। एक है ए वाला, एक है डी, एक है जी, एक है एम, एक है ई। देखो तो ये है बस 5 तरह का। तो कोई एक एक चीज़ सुन सुन के बताने के लिए बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनफैक्ट जितना तुम बना रहे हो उससे कम ही टाइम में ये पढ़ा दिया गया। तो तुम्हें बनाने कोई मतलब नहीं, क्योंकि जितना ये पढ़ा रहे हैं उससे ज़्यादा टाइम तुम्हें लग जा रहा है बताने में। तो इससे अच्छा इन्हीं का देख लेंगे, जब तुम्हारा ही लंबा है तो इससे कोई मतलब नहीं। तो देखो IgA कहाँ मिलती है? तो मदर जब पहली बार दूध देती है, रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा था, वो येलो इस कलर का होता है। तो मदर के वो फर्स्ट दूध में जो कि 3 से 4 दिन तक होता है, उसी वाले दूध में येलो वाले कोलेस्ट्रम ये
आईजीए बॉडी मतलब जो भी हो ये मिलता है, और इसे सेक्रेटरी एंटीबॉडी भी कह देते हैं, सेक्रेटरी एंटीबॉडी। और ये डाइमर के शेप में होता है, यही है डाइमर का शेप। तो देखो ये शेप यही है कि मतलब इसमें एक मतलब बड़ा वाला चेन जो भी नाम था, दो बड़ा चेन और फिर एक लाइट वाला और एक लाइट वाला, एक है दो हेवी एक लाइट, और फिर इधर से भी दो हेवी। ये थोड़ा स्ट्रक्चर इधर हो गया लेकिन समझ लेना, दो ठो लाइट वाला और बीच से मतलब किसी चीज़ से कनेक्ट है। तो इसमें अब एपी टॉप मतलब जो भी टॉप है वो गिनो, देखो एक ठो टॉप जैसा गिने थे दो ठो, एक मतलब एक ठो में दो ठो है तो दो ठो में चार ठो हुआ, दो दो चार, तो वही चार ठो जो भी टॉप है वो है। और ये देखो कुछ खास नहीं है, ये मेम्ब्रेन बाउंड एंटीजन बॉडी जो भी है मेम्ब्रेन बाउंड है, और इसमें केवल दो ठो ही ये होगा, मतलब दो ठो पैराटॉप होता है। अब देखो आईजीजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा है, बेनन सबसे ज़्यादा अमाउंट में यही प्रेजेंट होता है, 75% अकेले ये प्रेजेंट होता है, 75%। और यही वो है अगेन रिप्रोडक्ट मतलब कि सेक्स वाला चैप्टर में जाओ कि प्लेसेंटा से मतलब जो बेबी था हमारा केवल आईजीजी ही, वो देखो जी ही था जो कि यहाँ से यहाँ पे पास कर पाया था प्लेसेंटा से। तो देखो यहीं पे वो चीज़ यूज हो रहा है, आईजीजी भी यूज हो गया प्लेसेंटा से पार्ट वन, पहली बार मिल्क वाइट मिल्क से यूज हो रहा है, आईजीए वो भी यहीं पे यूज हो रहा है। तो यही क्रॉस प्लेसेंटा यही किया। और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, और ये कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है, प्राइमरी या तो फिर सेकेंडरी, तो ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है, MG हेक्टर। तो ये जी वाला सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स यानी कि हाई लेवल का इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है। अब कैसे करता है नहीं पता, लेकिन कुछ डॉट्स कनेक्ट हो। अब लार्जेस्ट एंटीबॉडी कौन सा है, लार्जेस्ट एंटीबॉडी लंबा सबसे कौन सा है, वो है पेंटामर। देखो इसमें 5 ठो जुड़ा है, 1 2 3 4, और इसी में एक और घुसा लो 5 ठो अकेले, और बीच में ये जिससे कनेक्टेड है उसका नाम है, तो इसके बीच में ये जो है ये जे प्रोटीन है, जे प्रोटीन है जो कि सबको जोड़ के बैठा। तो देखो अब इसमें पैराटॉप कितनी होंगी, जैसे कि 5 ठो है, तो एक में जब बना होता है तो कैसे बना होता है, ऐसे न शायद से 2 हेवी उसमें लाइट रंग दिखाए थे क्योंकि थोड़ा बड़ा से बनाया था, लेकिन ये भी था। तो यहाँ का एक 2 और 5 ठो है, तो ऐसे पाँचों का लोगे तो 10 ठो पैराटॉप। और ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है, एम वाला जी नहीं। और देखो अगला है आईजीई एंटीबॉडी, तो ये एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल मतलब वो होता है जो भी होता है, यानी कि आईजीई एलर्जी, आईजीई एंटीबॉडी। तो देखो बी लिम्फोसाइट जो है वो एंटीबॉडी बनाता है, और बी लिम्फोसाइट को हेल्प करता है एंटीबॉडी बनाने में। देखो एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब होता है कि बॉडी के खुद के सेल्स खुद से एंटीबॉडी बॉडी बनाए, खुद के सेल खुद से एंटीबॉडी बनाए, तो वो नेचुरल मतलब कि बनाए, तो मतलब जो खुद के सेल खुद बनाएंगे तो नेचुरल होगा। और हम बाहर से कुछ इंजेक्शन वगैरह लेंगे, एंटीबॉडीज़ लेंगे या तो अभी आएंगे उस पर भी, तो वो सब आर्टिफिशियल होगा। देखो नेचुरल का मतलब हुआ कि खुद से मान लो कोई बैक्टीरिया घुसा तो हमारी बॉडी खुद से उसके लिए एंटीबॉडी वगैरह तड़ रही है नेचुरली, वो बाहर से कुछ हम नहीं ले रहे हैं, नेचुरली हमारी बॉडी बैक्टीरिया वायरस खुला तो उससे लड़ रही है, तो वो नेचुरल हो गया। और आर्टिफिशियल जैसे कोरोना की वैक्सीन हमें एक्सटर्नली डलवाई, वो हमने बैक्टीरिया को एक्सटर्नली डलवाया ताकि हमारी बॉडी उसके लिए एंटीबॉडी तैयार करे, तो एक्सटर्नली डलवाया इसलिए तो वो हो गया आर्टिफिशियल। देखो थोड़ा सा गलत हो गया है कुछ, एक्टिव मतलब होता है कि तुम्हारा बॉडी खुद से बना रहा है, अब वो नेचुरली भी होता है। देखो नेचुरली हुआ कि मतलब बॉडी नेचुरली लड़ रही, जैसे बैक्टीरिया आया तो वो नेचुरली आया, तो वो हो गया एक्टिवली, लेकिन एक्टिवली हमारा बॉडी उसके लिए मतलब तैयारी वगैरह कर रहा है तो वो एक्टिवली कर रहा है। लेकिन आर्टिफिशियल केस में भी आर्टिफिशियली आपने बैक्टीरिया को डलवाया वो आर्टिफिशियल है, पहले नेचुरल था क्योंकि इसमें वो
अपने आप आ जाता है नेचुरली। अब आप आर्टिफिशियल डरा रहे हो तो वो आर्टिफिशियल है, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी उसके लिए तैयारी करेगी तो वो भी एक्टिवली कर रही है, इसलिए वो भी एक्टिव होगा। वो जो तैयारी कर रहा है वो दोनों केस में एक्टिव ही होगा क्योंकि एक्टिवली हो रहा है। वो जो बाहर से लिया उस पर डिपेंड करेगा, नेचुरल है या आर्टिफिशियल। उससे ज़्यादा थक गया हूँ इसलिए इतना गलत हो रहा है। अब आता है पैसिव इम्यूनिटी। देखो पैसिव इम्यूनिटी मतलब तुम्हें ये पैसिवली मिल जा रही है, कुछ करने की जरूरत नहीं मिल रही, कर रही है अपने आप ही मिल जा रही है। इसमें दो तरह का, इसमें भी नेचुरल आर्टिफिशियल। नेचुरल तो पैसिवली जो मिली थी वो रिप्रोडक्शन में पढ़े थे कि एक मिल्क जब येलो वाला पिया गया था यानी कोलेस्ट्रम के द्वारा IgA मिली थी और प्लेसेंटा के द्वारा IgG मिली थी। तो ये दोनों नेचुरली जो पैसिव यानी कि बिना कुछ किए भी अपने आप मिल गया था। आर्टिफिशियल और एंटी आर्टिफिशियल में एंटी स्नेक वेनम, जैसे सांप काटा तो हमने देखना, अब इसकी इस पर डिफ्रेंशिएट भी करूँगा, लेकिन अभी पहले समझो कि हमने एक्सटर्नली मतलब दवा यानी कि एंटीबॉडी को अपने अंदर लिया। यहाँ पे एंटीबॉडी लेकिन छोड़ मतलब लिया कैसे भी है। देखो सबसे पहले तो सांप को घोड़ों से कटवाया जाता है जिससे कि घोड़े के अंदर वो एंटीबॉडी वे स्नेक को ख़त्म करने वाला अपने आप बनता है। तो उस फिर एंटीबॉडी को हम उठा के इस डिब्बे में डाल देते हैं तो उससे वाला इसी तरीके से बनता वो हो गया। लेकिन देखो यहाँ पे हम एक्सटर्नली एंटीबॉडी ले रहे हैं, एंटीबॉडी ले रहे हैं यानी हमें पैसिवली बिना कुछ किए ही एंटीबॉडी मिल रहा है। यहाँ पे हम एंटीबॉडी हम शीशी में ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने एंटीबॉडी नहीं ली थी, यहाँ पे हमने बैक्टीरिया को घुसवाया था, कोरोना को घुसवाया था। भले ही एक्टिवली हमारा मतलब कि इम्यून सिस्टम उस पर काम किया, उसे मारा, लेकिन हमने यहाँ पे बैक्टीरिया को घुसवाया था, किसी एंटीबॉडी को नहीं घुसवाया था कि उससे लड़ने की ज़रूरत पड़ी। यहाँ पे एंटीबॉडी को घुसवाया गया, उससे घुसवाया गया, उसको लड़ने की ज़रूरत है मतलब किसी को ख़त्म करनी है अच्छा है तो मतलब यहाँ पे एंटीबॉडी घुसवाया गया यहाँ पे बैक्टीरिया की। देखो बहुत ज़्यादा थक गया इसलिए इतना ज़्यादा ख़राब होता है, कोई बात नहीं फिर भी। और ये देखो क्योंकि एक्टिवली है इसीलिए ये स्लो होगा क्योंकि इसे खुद से करना पड़ेगा, और ये पैसिवली मिल रहा है इसीलिए ये फास्ट होगा।